नमस्कार। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं उत्तरकाशी से वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुशवाल। और उनसे बात करने की बहुत खास वजह है। उत्तरकाशी के धराली में आपदा को 2 दिन हो गए हैं, लेकिन शुरुआती तस्वीरों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि इसके बाद हुआ क्या है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता हैं। धराली के मलबे में जो लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में पता लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। सवालों को लेकर बहुत कुहासा सा है। इसीलिए इसकी वजह यह है कि जो उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने वाला हाईवे है वो बंद है। और वहां जो है मीडिया भी नहीं पहुंच पा रहा, ना मेन स्ट्रीम मीडिया ना इंडिपेंडेंट मीडिया। तो धराली लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। सिर्फ सरकारी अमला जो है वो हेलीकॉप्टर से आ जा रहा है, वहीं से सूचनाएं जितना वो देना चाह रहे हैं वही आ पा रही है। सरकार जो सूचनाएं बता रही है वही चीजें आ पा रही हैं। लेकिन धराली, हर्षिल या भागीरथी घाटी के जो आसपास के जो गांव हैं वहां क्या सूचनाएं पहुंच पा रही हैं, लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। धराली वाली आपदा में कितना नुकसान होने का अनुमान है, ये जानने के लिए पंकज भाई जो हैं, जो भागीरथी घाटी में रहते हैं, पंकज कुशवाल पत्रकार हैं और उनके पास तमाम लोकल सूचनाएं होंगी। तो मैंने सोचा कि उनको कष्ट दिया जाए, तो उनसे बात करता हूं। पहले पंकज भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका कि आपने समय निकाला। धन्यवाद भाई साहब, मौसम धन्यवाद। मौसम तो थोड़ा मुश्किल मौसम समय ठीक है और आज जी आज जी जी मौसम जी जी। खुला हुआ है, हालांकि बादल आने लग गए हैं, पर हाँ, सुबह से मौसम साथ दे रहा है। तो 5 बजे से लगातार हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। कल दोपहर जी से ही बिना किसी बाधा के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मौसम कल दोपहर से मेहरबान है जी। जी जी जी। तो इसका मतलब ये है कि अभी कुछ उम्मीदें जगी हैं और अभी ये चलता रहेगा, ऐसा लगता है दिन भर। माफ कीजिए। हाँ, मतलब इससे ये लग रहा है कि कुछ उम्मीदें जगी हैं, मतलब बेहतर होने हाँ, की उम्मीदें जगी हैं आज। देखिए, जो मौसम साफ हुआ है उसे हम कह सकते हैं कि इस पूरे आपदा और इस मुश्किल समय में जो है ये उम्मीदों का आसमान खुला है हमारे लिए। खासकर तब हम्म जब धराली तक गंगोत्री हाईवे को दुरुस्त करना है, बहे हुए पुलों को सही करना है, उसके हम्म साथ ही वहां पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना है। और सबसे बड़ी पहेली जो है वो है कि कितने लोग लापता हुए हैं। कुछ ऐसे फैक्ट भी सामने आ रहे हैं कि जिनका पता नहीं चल पा रहा है कि वो है कहाँ, गंगोत्री में है या कहीं रास्ते में है। और बहुत सारे, कल रात से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यात्रियों की भी सूची आ रही है जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो असल में है हम्म कहाँ पर। तो ये बड़ी हम्म विडंबना हो रखी है, और जब तक सड़क नहीं खुलती है तब तक ये हम्म कहना बड़ा मुश्किल है कि हर प्रत्येक आदमी तक सरकारी जो मदद है वो पहुंचेगी या फिर बचाव टीम पहुंचेगी। आपने जी। बात की यात्रियों की बात की आपने, की लिस्ट आ रही है मुझे। मैंने अभी जो गंगोत्री में पुरोहित हैं और सिंगर हैं, लोक गायक हैं, रजनीकांत सेमवाल जी, उनसे बात की। तो उनके पास मुंबई और कर्नाटक के जो है 61 तीर्थ यात्रियों की सूची आई है। और वो कह रहे हैं कि हम उनसे फोन पे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता रहे हैं कि अभी जो है कुछ भी मतलब जानकारी नहीं मिल पा रही है। जैसा सेमवाल जी ने मुझे बताया। तो ये जो कुहासा छाया हुआ है, सबसे बड़ी वजह यही है कि रास्ते बंद हैं। मैं ये समझना चाह रहा था कि लोग जैसे कह रहे हैं कि भाई कितने लोग मरे होंगे, कितने मिसिंग होंगे। इससे अनुमान अभी सिर्फ अनुमान ही लगा पा सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि धराली जो है वो अपने आप में कितना अहम स्टेशन है, ताकि हम ये अंदाजा लगा पाए कि वहां पे क्या हुआ होगा। पंकज। जी, असल में अगर धराली को आप देखें, अगर आपने किसी पहाड़ी कस्बे में कभी सफर किया है, तो धराली वो स्टेशन था जहां पर यात्री रुक के खाना खाना पसंद करते थे, जो रात्रि विश्राम का एक महत्वपूर्ण अंग था। उसके दो कारण थे। एक तो गंगोत्री से पहले वो आखिरी आप कस्बा था, उसके बाद गंगोत्री ही पहुंचा जाता था जहां पर आबादी रहती थी। तो लिहाजा यात्रियों के लिए धराली एक पसंदीदा जगह इसलिए थी। एक तो वो कुदरत ने उस पे बेशुमार खूबसूरती दी थी धराली को। सामने हर्षिल था, हर्षिल बड़ा फेमस है। सामने मुखबा गांव था जो माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास भी है। उसके अलावा धराली एक ऐसा कस्बा था जो हर किसी के बजट के हिसाब से होटल भी उपलब्ध हो जाते थे। गंगोत्री में महंगे होटल, महंगे खाने की बजाय लोग ये प्रेफर करते थे, तीर्थ यात्री हो या स्थानीय लोग हों, कि धराली में कुछ देर रुक के खाना खा लिया जाए, थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, उसके बाद गंगोत्री जाके दर्शन के लिए लंबी लाइनों में लगना या फिर
वहां पर बहुत लंबी दूरी तय करना, तो धराली एक अहम पड़ाव था। आप ये मान के चलिए कि जिसको उत्तरकाशी से निकलना था गंगोत्री के लिए, तो वो हम्म। दोपहर का खाना या शाम की चाय जो है वो धराली में रुक के जरूर उसके लिए जरूर रुकता था। और इस वजह से जो लापता लोगों की इतनी बड़ी सूची आ रही है, वो इसलिए आशंका जताई जा रही है कि संभवतः, क्योंकि वो दोपहर 1 से 1:30 बजे का समय था और लंच टाइम था, तो संभवतः यह हो सकता है कि ज्यादातर लोग उस वक्त किसी ना किसी होटल ढाबे में बैठकर खाना खा रहे थे होंगे। और रही बात जो आपने बताया, रजनीकांत सेमवाल जी ने बताया था कि कुछ ऐसे यात्रियों की सूची आई है, उन तक जो संपर्क नहीं हो पा रहा है। परसों रात जब ये मंगलवार को जब ये भीषण आपदा आई थी, तो उस दौरान उपला टकनौर में गंगनानी से आगे उपला टकनौर में संपर्क के सारे साधन कट गए थे। शुरुआती जो वीडियो थे वो तो आए थे, लोगों तक पहुंचे थे, जिसे देश दुनिया ने देखा। उसके बाद जब गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया, ये जब जो जलजला आया था धराली में और हर्षिल में, वो जब थमा और उसके बाद गंगा का जलस्तर बढ़ा, तो अपने साथ सब कुछ बहा के ले गई। विद्युत लाइनें बहा के ले गई, संचार के जो साधन थे वो बहा के ले गई, ओएफसी केबल बहा कर ले गई। तो तब से वहां पर लगभग संचार के सारे माध्यम बंद है, सिवाय आईटीबीपी और आर्मी के जो वी सेट और जो अपने उनके कम्युनिकेशन सेट होते हैं, सैटेलाइट्स, फोन और ये सब, वो सिर्फ काम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहा है। हम्म। लिहाजा ये देखना बड़ा इसलिए अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन कहाँ फंसा हुआ है, हम्म। सिवाय उन लोगों के जिन्हें धराली से आईटीबीपी के जवानों ने कोपांग अपने कैंप में रेस्क्यू किया था। उन लोगों की, क्योंकि आईटीबीपी ने एक लिस्ट जारी की थी, तो वो लोग तो संतुष्ट हैं जिनके वो परिजन उन लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन जिनके परिजन उन लिस्ट में शामिल नहीं है, उन लोगों की बेचैनी बढ़नी लाजमी है, क्योंकि कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। धराली तक किसी भी तरह की एक्सेसिबिलिटी नहीं है सिवाय हेलीकॉप्टर के। और फिलहाल कल दोपहर से हेलीकॉप्टर जो है वो लगातार जो सुरक्षित बचे हुए लोग हैं, बीमार लोग हैं, घायल लोग हैं, उनको रेस्क्यू कर रहा है। और मैं कल दोपहर से देख रहा हूँ, जैसे ही मुख्यमंत्री सबसे पहले गए थे जोखिम जोखिम लेके, तब बादल लगे हुए थे, कोहरा था। और जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, तो उसके बाद हेलीकॉप्टर ने चलना शुरू किया, क्योंकि एक तरह से एक रास्ता खुल गया था हेलीकॉप्टर्स के लिए कि रिस्क लिया जा सकता है। और दोपहर बाद मौसम भी मेहरबानी रही, अभी तक मौसम भी मेहरबान है, हालांकि बादल आने लग गए, पर इतने बादलों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। तो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से लोगों का पता नहीं चल पा रहा, और धराली इतना महत्वपूर्ण है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, कि गंगोत्री से लौट रहे हैं या गंगोत्री जा रहे हैं, तो आपके खुद ब खुद धराली में आप पे गाड़ी पे ब्रेक लग जाते थे कि चलो थोड़ी देर रुक जाते, थोड़ी देर आराम कर लेते, क्योंकि लंबा और थकान भरा सफर था। तो और उस दिन धराली में उसी दिन एक हारदुदा मेला होता है, समेश्वर का लोक पर्व, उसके लिए भी आसपास के लोग काफी संख्या में गए हुए थे। और कितने गायब हुए हैं, कैसे गायब हुए हैं, ये एक मिस्ट्री बनी रहेगी अगले कुछ दिनों तक, जब तक कि देश दुनिया से लोग अपने जो उनके परिजन खोए हुए हैं, उनकी जो आखिरी उम्मीद बची है कि हो सकता है कि वो गंगोत्री में फंसे हो सकता है कि वो भैरव घाटी में फंसे हो, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है, तब उसके बाद पता चल पाएगा कि कितने लोग मिसिंग हैं। और जो मिसिंग है, संभवतः उन्हें मृत मानने की भी कार्यवाही आगे शुरू होगी। और ये सेम जो 2013 में केदारनाथ में हुआ था, कि मृतकों का आखिर तक पता नहीं चल पाया था, आखिरकार वही लिस्ट जारी हुई कि जिसके घर से जो मिसिंग है। हालांकि एक हैरानी की बात और है कि जिन तीर्थ यात्रियों की बात कर रहे हैं, जिनके नंबर, जिनकी संख्या सोशल मीडिया पे आ रही है, सरकार जो है हिना में, गंगोत्री से पहले उत्तरकाशी से आगे हिना में हर यात्री का पंजीकरण करती है, चेक करती है, उनका रजिस्ट्रेशन करती है, और वही रजिस्ट्रेशन गंगोत्री में भी चेक होता है। ऐसे में अभी तक भी ये स्पष्ट ना हो पाना कि जो ये टूरिस्ट गए हैं वो गंगोत्री पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, ये भी बड़ा हैरान करने वाला विषय है। हालांकि इसमें भी मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि पूरा तंत्र जो है अभी फिलहाल धराली पर ही फोकस है इस रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। पर हाँ, ये इतना तो होना चाहिए था कि जो हिना से गए हैं यात्री, वो गंगोत्री पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये लिस्ट तो प्रशासन के पास भी थी। स्थानीय लोगों की बात अलग है, स्थानीय लोग जाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कुछ रिश्तेदारी में गए थे, कुछ मेला देखने गए थे। जी। तो एक बड़ा कुहासा है, जैसा पंकज बता रहे हैं कि कुछ पता नहीं चल पा रहा, संचार के माध्यम ठप पड़े हैं, रास्ते ठप पड़े हैं, तो तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिनसे ये पता नहीं चल पा रहा है कि असल में कितने लोग लापता हैं, या
जो मिसिंग है वो कहीं किसी ठिकाने पे है या नहीं है। पंकज, जैसा आप बता रहे थे कि धराली एक बड़ा सेटलमेंट है, जिस तरह से आपने बताया कि गंगोत्री से पहले आबाद वही बस्ती है, तो वहाँ लोकल लोगों का भी काम धंधा रहा होगा, बिजनेसेस थे वहाँ पे। किस तरह के काम काज थे वहाँ पे, और क्या थोड़ा और बता पाएंगे उसके बारे में, धराली के बारे में? उपला टकनौर हो, चाहे धराली हो, हर्षिल हो, मुखबा हो, सुक्की हो, झाला हो, ये जी। इस भागीरथी घाटी के सबसे संपन्न इलाके हैं। एक तो ये जी। यात्रा मार्ग से जुड़े हुए हैं, लिहाजा वहां पे पर्यटन और तीर्थ यात्रा से उनकी आजीविका का बड़ा स्रोत रहा है। लिहाजा वहाँ सैकड़ों की संख्या में होटल बने हुए हैं उस पूरे रूट पे। और दूसरा हम्म। क्या है कि वो इकलौता इलाका बचा हुआ है भागीरथी घाटी में जहाँ सेब का भी रिकॉर्ड उत्पादन होता है। और तीसरा वो विंटर टूरिज्म, जैसे प्रधानमंत्री जब आए थे कि 12 मासा टूरिज्म की जो उन्होंने बात की, तो विंटर टूरिज्म भी वहां पे अपना मतलब मजबूत हो रहा था। तो वहां पर हम्म। आजीविका का प्रमुख साधन तो जो था वो पर्यटन था। होटल बने हुए थे, जैसे धराली कस्बे में ही वहां कम से कम 2 से ढाई दर्जन से ज्यादा होटल थे, होम स्टे थे। और अगर आप अभी हम्म। की ताजा तस्वीरें देखेंगे तो बमुश्किल से 3 से 4 होटल बचे हुए हैं, लगभग 20 से 25 होटल जो है वो बह गए थे। और हम्म। धराली के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि धराली गांव की बसावट इस पूरे इलाके में सबसे पुराने गांव की बसावट मानी जाती है। जो इतिहासकार भी बताते हैं कि कुछ गांव है, चाहे आपका गोरसाली हो, रैथल हो या धराली हो, हम्म। ये इस गंगा घाटी में सबसे पुरानी बसावट बताए जाते हैं। लगभग 1000 साल से भी पुरानी बसावटें हैं, आबाद इलाके हैं। तो इसकी पुष्टि होती है कि रैथल में जहां मैं खड़ा हूं वहां पर 1000 साल पुराना सूर्य मंदिर समूह है, जो इसकी पुष्टि करता है कि यहाँ पे आबाद इलाका था। वैसे ही धराली में कल्प केदार मंदिर समूह है जो 1000 से 1500 साल पुराना बताया जाता है, तो वो भी उसकी पुष्टि करता है। और फिर ये भी इतिहासकार बताते हैं कि कभी गंगोत्री में जो है, गंगोत्री की मिल्कियत जो है वो धराली के पंवार लोगों के पास थी। तो कुल मिला के धराली एक बहुत पुराना कस्बा है, आबाद कस्बा है और अलग अलग जातीय समूहों का एक निवास स्थल है। तो एक भरा पूरा गांव था। पर हाँ, धराली ने उस अतीत में कई इसमें खीर गंगा के चलते कई तरह की आपदाएं झेली है। वहां सालों दर साल बाढ़ आती रही है, वो बस्तियां बहाती रही है। उन बस्तियों, उस मलबे के ऊपर फिर आबादी जो है वो बसती रही है। तो ये बहुत पुराना इतिहास है और लगभग 300-400 साल पुराना। तो हम आजकल अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि सन 1700 के किसी साल में वहां भीषण आपदा आई थी, कुछ 4-5 गांव जो है वो बर्बाद हो गए थे। तो धराली एक पुरानी बसावट है, सेब के बगीचे हैं, पर्याप्त लोगों के पास आजीविका के पर्याप्त साधन है। और धराली में पर्यटकों की आमद ऐसी है कि बाहर के लोगों को भी वो आकर्षित करती है। वहां पर लीज पे हम्म। जमीन लेकर अपने होटल रिजॉर्ट बनाने, कैंपिंग साइट डेवलप करनी। तो इस वजह से भी बड़ी चिंता यह है कि उन होटल्स और कैंपिंग साइट में भी मजदूर रहे होंगे, कुछ उस होटल को जो स्टाफ है वो भी रहा होगा। तो ऐसे में नंबर्स जो हैं वो बहुत बढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी चिंताजनक बात है ये। हाँ, तो पंकज बता रहे हैं कि नंबर बहुत बढ़ सकते हैं। अभी मैं एक इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर पढ़ रहा था कि एक जो होटल मालिक हैं वो मंदिर गए थे, बच गए वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि 40 कमरों का मेरा होटल ऐसे बह गया जैसे ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल बह गया है। तो 40 बिल्कुल कमरे बिल्कुल। उसमें थे। तो आप जैसा बता रहे हैं कि वहां पे सेब है, वहां पे पर्यटन है, इसका मतलब ये है कि सेब का सीजन भी है, उसमें मजदूर रहे होंगे, लोग रहे होंगे, स्थानीय लोग रहे होंगे, टूरिस्ट तो रहा होगा, अभी सीजन चल ही रहा है। तो मतलब ये बहुत बड़ी जो है लोग होंगे, बहुत बड़ी आबादी होगी जो वहां उस समय रही होगी। तो क्या आप जिस तरह के तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या उससे कुछ अनुमान लगा पाना संभव है, पंकज? कि अभी अनुमान लगाना इसलिए संभव नहीं है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि सेब का सीजन शुरू होने वाला था। लिहाजा अच्छी हम्म। मजदूरी के लिए नेपाली मजदूर परिवार भी वहां जाना शुरू हो गए थे। कुछ नेपाली हम्म। परिवारों से मेरी बात हुई थी जो बड़े चिंतित थे कि उनके परिवार वहां गए थे पर उनसे अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। और हम्म। इसी तरह से टूरिस्ट सीजन तो था, यात्रा सीजन तो था, मानसून की वजह से कम यात्री थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल नहीं थे। यात्रियों का आना जाना लगा था। तीसरा ये था कि गर्मियों के दौरान धराली की पूरी आबादी धराली में ही रहती है, सर्दियों में वो लोग निचले इलाकों में आ जाते हैं। तो एक बड़ी हम्म। स्थानीय आबादी भी थी। और हम्म। मेला था, लोक पर्व था, तो उस लोक पर्व के लिए जो है रिश्तेदारी में, नातेदारी में लोग गए थे। एक महत्वपूर्ण पर्व होता है हारदूदा मेला, वहां पर बड़ा फेमस है, उसके लिए खूब सारी तैयारियां की गई थी। तो लोग हो सकते हैं, अब लोग कितने हैं ये
मतलब इसको हम भविष्य पे छोड़ देते हैं, जैसे-जैसे मिसिंग रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएँगी, कुछ चीज़ें तो कंफर्म हम्म हो गई, कुछ लोगों के मिसिंग होने की तो कंफर्म हो गया है कि वो बह गए थे, खाना खा रहे थे, सैलाब आया, स्थानीय लोग और वो बह गए। पर हम्म एग्ज़ैक्ट नंबर जो है उसके लिए हमें तब तक इंतज़ार करना पड़ सकता है जब तक जो है धराली तक यातायात बहाल नहीं हो जाता है। क्योंकि जब यातायात हम्म बहाल होगा, अपने परिजनों को खोजने लोग वहाँ जाएँगे, फिर बातें सामने आएगी कि हाँ, मेरा एक परिजन है कोई, वो नहीं मिल रहा है। तो मतलब थोड़ा-सा चिंताजनक तो है अभी, मतलब हम लोग हम्म थोड़ा-सा इसमें हमें भी डर लग रहा है कि संख्या जो है वो ज़्यादा ना हो। अच्छा, कम भी हुई तो वो भी चिंताजनक है कि किसी एक की जान भी जाना, वो सिर्फ़ हम्म हमारे लिए एक नंबर होता है, लेकिन किसी के लिए वो एक पूरा एक एक पूरा संसार होता है उसमें समाया हुआ। अगर किसी का बेटा चला गया जो वहाँ कमाने गया था, तो परिवार का इकलौता आय का ज़रिया होता है जिससे परिवार की रोज़ी-रोटी चल रही है। तो हमारे लिए वो नंबर्स हो सकते हैं, पर हर किसी ना किसी व्यक्ति के लिए उसकी पूरी दुनिया है। तो हम्म भयातुर तो हैं हम लोग इसके कि नंबर्स हम्म बढ़ेंगे तो बड़ी चिंताजनक बात है। और उसके हम्म नंबर्स बढ़ने के साथ एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ जो मलबा आया है, वो 20 फीट से ज़्यादा जो ओ उसमें जमा हुआ है। तो वो जो उसके नीचे दफन लोग हैं, वो शायद ही कभी मिले, क्योंकि उसको खोदना और हम्म उसे निकालना लगभग असंभव है। जैसे हमने केदारनाथ में देखा था कि सालों-साल नरकंकाल मिलते रहे, तो वैसे ही अब सेम सिचुएशन धराली में भी है। मतलब मैं इसे हम्म एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहा हूँ, पर जिसने भी फुटेज देखी है तो वो 20 से 25 फुट, मतलब 5-5, 3, 4-4 मंजिलों के होटल जो है वो दबे हुए हैं। तो आप मतलब सोच सकते हैं कि उन लोगों को बाहर निकालना तो बिल्कुल नामुमकिन हम्म है। हाँ, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब इतना 20 फुट अगर मलबा जमा है तो वहां उसको खोद पाना, उससे वहां से लोगों को निकाल पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे पंकज बता रहे हैं। और हालांकि हैवी मशीनें मंगाई जा रही हैं, शायद सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए। लेकिन 20 फीट अगर मलबा जम गया है तो वो तो बहुत बड़ा चैलेंज है उसको निकाल पाना। हेवी मशीनें तो हाईवे बहाल करने का ही काम करेंगे फिलहाल, क्योंकि उस जी जी जी। मतलब करीब अगर उसे हम माने तो 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 वर्ग किलोमीटर के हम्म एरिया में जो मलबा जमा है, उसमें से ये इमेज गेस कर पाना कि कहाँ पे आदमी दबा होगा, उसे ड्रिल करना, ये तो असंभव है। पर हाँ, हाईवे असंभव। को खोलने के लिए बड़ी मशीनें होंगी और शायद जो लोग दबे हुए हैं, उनके ही ऊपर वो सड़क जाए और वो कभी ना मिले। हुँ। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, जैसा पंकज बता रहे हैं कि केदारनाथ जैसी ही त्रासदी है कि कुछ पता नहीं चल रहा लोगों का, कहाँ गए, क्या हुआ। पंकज, जो मेरे व्यूवर्स के थोड़ा सा ही जानना चाह रहा था कि जो तस्वीरें हमने देखी, उसमें तो ऐसा है कि एक पूरा जो कमर्शियल एरिया वॉश्ड आउट हुआ। क्या गाँव भी उसमें शामिल है? धराली गाँव जो अ, जो 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 देखिए जो बहा है, वो जी। क्या, कौन सा इस हाँ देखिए धराली गाँव की जो पुरानी बसावट है वो बड़ी सुरक्षित जगह है। जी। उस पे अगर आपने देखा होगा कि जब वो ज़लज़ला आया था, ग्लेशियर ऊपर से टूटा था और ग्लेशियर में जो झील बनी थी, उसके बाद जो ज़लज़ला आया था, असल में ये इसको भी थोड़ा स्पष्ट करना होगा कि ज़्यादातर मीडिया हाउसेज़ इसे क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने की तरह रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर इसके थोड़ा-सा देखेंगे तो उसके ऊपर एक श्रीकंठ पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है और उस समय उतनी बारिश हो भी नहीं रही थी। वो संभवतः है कि ग्लेशियर टूटने के कारण, जिस तरह से 3 धाराओं में बँटा था पूरा मलबा, वो ग्लेशियर के कारण जो है उसे माना जा रहा है और इसमें ज़्यादा सच्चाई भी लगती है। ख़ैर, धराली की जो बसावट है, मूल गाँव जो है वो बड़ा सुरक्षित जगह है, पहाड़ी की तलहटी में है, पाँवदार। लेकिन जो हम लोगों ने उस वीडियोज़ में देखते हैं, जो सब कुछ जितने भी भवन जो हैं वो बहते दिख रहे हैं, वो बिल्कुल नई बसावट थी, वो बहुत पुरानी बसावट नहीं थी। हुआ ये था कि कुछ साल पहले तक ये नदी में जो है खीर गंगा जो है ये अपने साथ मलबा लाती रही है, क्योंकि ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। थोड़ी-सी भी ऊपर अगर कभी भारी बारिश हो जाए या कोई भी हिमखंड टूट जाए, तो अपने साथ तबाही लाती है और सालों-साल लाती है। बिल्कुल नया नहीं था। पर लोगों को ये लगता है कि शायद वो 10 लाख, 15 लाख का एक सुरक्षा दीवार बना के सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसलिए जो नीचे इलाकों में जो वो गंगा के साथ, वो नदी के साथ बह गया था, वो बिल्कुल नई बसावट थी। तेजी से हुँ। होटल बन रहे थे, ये मैं कह सकता हूँ कि हमने अपने देखते-देखते ही ये नई बसावट देखी है। तो वो जो था वो नदी का फ्लड ज़ोन था, फ्लड एरिया था, जिसमें ये सारी बसावट बसी हुई थी। इवन अगर आप उन हुँ। फ़ोटोज़ को भी गौर से देखेंगे जो नीचे सेब के बगीचे हैं, वो मलबे के ऊपर है।
और जो कल्प केदार मंदिर है, कल्प केदार मंदिर हाल के ही सालों में मलबे से निकाला गया था, वो सालों साल हम्म। मलबे के नीचे ही दबा रहा था। तो ये जितने में बाढ़ का असर आया, वो बिल्कुल नई बसावट थी, और जो पुराना गांव है वो बिल्कुल सुरक्षित बचा था, और करीब 15-20 मकान जो थे वो सुरक्षित बचे हैं। हाँ, हालांकि उनके लिए खतरा ये हो गया कि उस बाढ़ के आने के बाद रिवर बेड मटेरियल जो है वो गांव तक पहुंच गया है। ऐसे में अगर फिर कभी एक बड़ा पानी को मतलब जल स्तर बढ़ जाता है, तो वो गांव के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है अब। पर हाँ, फिलहाल जो अगर हम कहें तो गांव फिलहाल सुरक्षित है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जो पुरानी बसावट थी वो इस तरह से बसी हुई थी कि नदी से अगर कभी नदी ऊपर से आए तो गांव से मुड़ जाए। बिल्कुल पत्थर है, एक बड़ी सी चट्टान है, और उस चट्टान से वो नदी जो है वो अपना प्रवाह बदल दे। और जिस तरफ उसने प्रवाह बदलना था, बदकिस्मती से हाल के सालों में, चाहे वो प्रशासनिक लापरवाही हो या स्थानीय लोगों की हठ धर्मिता हो, और उस प्रवाह वाले इलाके में तेजी से कंक्रीट के जंगल उगते रहे, तेजी से होटल बनते रहे, आवासीय भवन बनते रहे, और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नदी ने सब कुछ अपने आगोश में समेट के सबको मलबे के नीचे दबा दिया। तो नदी अपना रास्ता खुद तय कर लिया नदी ने, जी और अपना रास्ता वापस ले लिया। जो उसकी जी। इलाके में बसावट थी उसको बहा के ले वो गई। हमने जी, वो हमने 2000 जी 2012 और 2013 में भी देखा था। यहाँ पे मैं जी। एक चीज को जरूर कहना चाहूंगा कि 2012 में अस्सी गंगा में जब बाढ़ आई थी, तो अस्सी गंगा के किनारों को भी लोगों ने इसी तरह से कब्जा दिया था। वो नदी आई, वो सब कुछ बहा के ले गई। 2013 में बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि 2013 में जब गंगोत्री में बादल फटा और भागीरथी में बाढ़ आई, तो और उत्तरकाशी में बड़ी तबाही मची थी। जो गंगा तट पे भवन बने थे वो बहने लगे। जब उन भवन बहे, तो पता चला कि गंगा तट में जो 1978 में बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़, उसके लिए जो तटबंध बनाए गए थे, सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, वो लोग उसे कब्जा के लोग नदी तट में कम से कम 12 फीट से 20 फीट तक अंदर चले गए थे। वो जो ओ। 1978 की सुरक्षा दीवार थी, उसे कब्जा के 15 से 20 फीट तक अंदर चले गए थे। और गंगा नदी ने वो नदी उतने ही तक आई थी जितनी 1978 की बाढ़ आई थी, और नदी वापस अपने ही स्थान पे आई। तो आपने सही कहा था कि नदी जो है वो अपना रास्ता नहीं भूलती, वो वापस जरूर छीनेगी। और दुष्यंत कुमार की एक बड़ी वो भी है, कविता भी के लाइन भी है कि वो की बाढ़ बाढ़ की बाढ़ की संभावना इस संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर घर बने बने हैं। हैं। तो उस तरह का वो बड़ा बेखौफ से हो रहे हैं लोगों को लगता है कि शायद 10 लाख का हम्म। सुरक्षा दीवार बना के वो हम्म। प्रकृति से मोल भाव कर लेंगे। तो पंकज, हम क्या ये मान सकते हैं कि मतलब आप पहाड़ में आपदाएं तो कोई नई बात नहीं है, तो ये मानव जनित आपदा है जो नुकसान हुआ है, मतलब उसको हम ये मान सकते हैं, जी ये कह सकते बिल्कुल। हैं। अगर मैं एक बात को भी स्पष्ट स्पष्ट करना चाहिए कि कई दिनों से एक थ्योरी चल रही है कि नहीं, उस इलाके में परियोजनाओं का काम चल रहा था, भारी हाँ। निर्माण हो रहा था। तो ये स्पष्ट कर देना है कि 2010 में ये पूरा इलाका जहां पे मैं खड़ा हूँ, और 100 किलोमीटर तक का इलाका जो है वो इको सेंसिटिव जोन जो है, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने घोषित किया था। उसके बाद यहाँ उससे पहले यहाँ जल विद्युत परियोजनाएं चल रही थी, और 2010 में बंद हो गई थी। उसके साथ ही जहां चारों धाम के हाईवे हैं वो ऑल वेदर रोड बन गए हैं, पर गंगोत्री में 100 किलोमीटर का जो सड़क मार्ग है उसे अभी ऑल वेदर रोड की स्वीकृति नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय से मिली थी चौड़ीकरण की, लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में वो प्रस्ताव अभी तक लटका पड़ा है। तो ऐसा कोई हैवी निर्माण नहीं था जिससे जो जिस निर्माण के दुष्प्रभाव हमने जोशीमठ में देखे हो या अन्य जगहों पर। हम्म। यहाँ पे सिर्फ ये था कि नदी का अपना रिवर जो उसका एरिया था, फ्लड एरिया, वो नदी का था। मानव जनित इसमें यह था कि हम लोगों ने नदी के उसमें जाने की हिमाकत की थी। तो ये मानव जनित हम्म। इस तरह से। बाकी नदी ने आती है इस तरह से। हम लोग देखते हैं कि पहाड़ों में तो पहाड़ है, हिमालय नई संरचना है, बाढ़ आ रही है, भूस्खलन हो रहे हैं। अब उसमें हम लोग मनुष्य के तौर पे, मानव के तौर पे ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम लोग बसने के लिए ऐसी जगह चुन रहे हैं जो संवेदनशील, अति संवेदनशील है, अति खतरनाक है। तो मानव हम्म। जनित इसीलिए मान सकते हैं क्योंकि हमने उसके एरिया में जाके हम उसके एरिया में गए। नदी हमारे क्षेत्र में नहीं आई, हम नदी के क्षेत्र में हम्म। गए थे। नदी ने तो आना ही था, वो तो उसका अपना रास्ता था। ठीक उसी तरह की अगर हम्म। कहीं से हाथी गुजर रहे हैं और हम उसके बीच में एक झोपड़ी बना दे, और फिर कल ये दावा करे कि नहीं, हाथी हमारी झोपड़ी जो है तोड़ गया, क्योंकि वो हाथी का हम्म। मार्ग था और नदी का मार्ग था। तो मानव जनित इस तरह से। बाकी हाँ, बड़ी कोई परियोजना नहीं चल रही थी उस इलाके में पिछले 1.5 दशक में।
होटल निर्माण में बहुत तेजी हो रही थी, पर छोटे होटल थे, कुछ जैसे आपने बताया 41 कमरों का होटल, उससे भी कम थे, वो शायद सबसे बड़ा होटल था। पर बड़े निर्माण नहीं कह सकते कि जिसमें भारी मशीनरी लगी हुई हो या फिर प्रदूषण वाले बड़े हो। और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग तो पूरी दुनिया की एक चुनौती है ही। पर ये मानव जनित हम्म। इस लिहाज से है कि हम लोगों ने जरा अपनी हम्म। हदें जो है वो हम भूल चुके थे। हम्म। तो जी हम अपनी हदें भूल चुके थे और नदी हमारे एरिया में नहीं आई, हम नदी के एरिया में घुसे। तो ये जो है हमारी लालचों की पैदाइश कह सकते हैं इस तरह के आपदा को। आखिरी दो सवाल पंकज, जो कल्प केदार का आपने जिक्र किया कि कई साल जी। बाद जो मलबे से निकाला गया, क्या फिर उसको नुकसान हुआ है? ऐसा सूचनाएं हैं, फिर दब जी, गया है क्या? अभी जो प्राथमिक सूचना है कि कल्प केदार फिर से मलबे में दब गया है। और हम्म। कल्प केदार जब दबा था और निकाला गया था 1800 सन 1800 की कुछ तस्वीरें से मैं गुजर रहा था। तो कल्प हम्म। केदार मंदिर समूह उस समय एक पूरा खुला मंदिर समूह था। तो संभवतः 1800 के बाद कोई बड़ा एक इसी तरह का भूस्खलन जो हुआ है इस खीर गंगा के साथ, जिसने कल्प केदार को दबा हम्म। दिया था। और कुछ साल पहले, करीब 1.5-2 दशक पहले ही कल्प केदार मंदिर जो है उसके समूह मिले थे। और ज्यादातर नहीं, सिर्फ 1-2 मंदिर ही मिले थे, ज्यादातर की अभी बाकी मंदिर समूह को निकालने के लिए खुदाई जारी कर रहे थे स्थानीय लोग। लेकिन हम्म। परसों जो सैलाब आया उसमें कल्प केदार मंदिर जो है वो फिर से दब गया है। तो अब ओ, ऐसे में कल्प केदार मंदिर को बाहर निकालने का काम शायद ही अगले कुछ सालों में शुरू हो सके। पर जिस तरह हम्म। से मलबा है उस तरह से बड़ा मुश्किल लगता है अब कि दोबारा वो बहुत खर्चीला काम और बहुत जोखिम भरा काम भी साबित होगा। बहुत जोखिम भरा काम है क्योंकि टनों मलबा वहां पे आ गया है। जी, आखिरी टनोटन। आखिरी सवाल, हाँ, तो आखिरी सवाल पंकज, आपको मैंने बहुत समय ले लिया। मैं बस ये समझना चाह रहा था, आप भागीरथी घाटी के निवासी हैं, आप इतने सालों से चीजों को देख रहे हैं वहां पे। धराली वाली जो आपदा है उसको कितना बड़ा, आप उसकी वॉल्यूम, जो उसका जो इंटेंसिटी है, वो कितना बड़ा आप देख रहे हैं इसको, कितना, कितनी बड़ी आपदा इसको आप मान रहे हैं? देखिए, धराली की आपदा को मैं इस तरह से धराली की आपदा की जो तस्वीरें हैं, वीडियो है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो उसकी जो उसका स्वरूप था वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन अगर हमने 2012 और 13 में भी जो जलजले देखे हैं, अस्सी गंगा घाटी में बादल फटना हो या उत्तरकाशी में हो, तो एक पैटर्न है कि किसी भी जब बादल फटता है या बाढ़ आती है, वो इतना ही खतरनाक होता है। हाँ, पिछली आपदाओं को हम रिकॉर्ड करना, हमसे रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लोगों से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। हम्म। ये आपदा हम्म। रिकॉर्ड हुई है। तो लगभग मैं मानता हूं कि इसमें लोगों ने देखा, लोगों को दबते हुए देखा, सब कुछ बहते हुए देखा, तो एक डर है लोगों में। तो संभवतः है कि इन आपदाओं से जो धराली की आपदा रिकॉर्ड हुई है, वो एक सबक भी बनेगा उन सारे इलाकों के लिए जो नियमों की अनदेखी करके नदी तटों पर कब जा रहे हैं। लेकिन हाँ, धराली की आपदा बड़ी है, बहुत खतरनाक है, पर उस आपदा की तुलना किसी और आपदा से नहीं की जा सकती है। हर आपदा का अपना एक स्वरूप है। हम्म। अस्सी गंगा घाटी में जब बादल फटा था, तो उसने अस्सी गंगा घाटी की तस्वीर ही बदल दी थी। जो घाटी कभी पर्यटकों से गुलजार रहती, आज पूरी तरह से बेजार है। 13 साल बाद भी वहां सड़कें जो हैं वो अभी भी मलबे के ऊपर चल रही है। हर वक्त खतरा है, गांव धंस रहे हैं। तो मतलब हर आपदा की इंटेंसिटी या फिर उसका जो खतरनाक स्वरूप है, वो एक दूसरे से बड़ा नहीं है। जो भी आपदा है, जो भी आ रहा है, वो एक समान रूप से खतरनाक है। चाहे वो एक छोटा सा भूस्खलन हो, जिससे चाहे कल पौड़ी में एक छोटा सा भूस्खलन हुआ जिसमें महिलाएं दब गई, मजदूर लापता है। तो हर हम्म। आपदा की उसमें उस आपदा को हम इसलिए खतरनाक नहीं मान सकते कि उसमें नंबर्स ऑफ डेथ जो है, कैजुअलिटी, वो ज्यादा है। हर आपदा को एक तरह से देखना चाहिए। धराली वाली आपदा इसलिए खतरनाक थी क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग थे, इसलिए हम्म। उसमें नंबर्स ऑफ कैजुअलिटी ज्यादा थी। सेम केदारनाथ, अब केदारनाथ में आप देखिए कि अगर वही आपदा ऐसे वक्त आती जब केदारनाथ में कोई ना होता, तो उस आपदा को हम छोटा भी नहीं मान सकते थे। तो नंबर्स ऑफ कैजुअलिटी से हम आपदा का आकलन ना करें। हर आपदा अपने आप में खतरनाक है, और ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे जगहों को चिन्हित करना कि जो आपदा के लिहाज से खतरनाक है, उन जगहों से बसावट को हटाना या वहां पे नई बसावट ना बसने देना,
ये सीख इस वीडियो से जरूर लेनी चाहिए, आम इंसान को भी, प्रशासन को भी, और उन मंत्रियों को भी, उन प्रतिनिधियों को भी जो प्रशासन पे बेवजह दबाव डाल के ऐसी जगहों पे लोगों को बसने के लिए प्रेरित करते हैं। या लोगों को अगर इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज और कहना चाहूंगा कि मान लीजिए पटवारी ने कहा कि नहीं आप यहाँ नहीं बस सकते, ये यूपी लैंड है या खतरनाक लैंड है। आदमी ने अपने स्थानीय विधायक को फोन किया कि नहीं जी ये पटवारी तो मुझे धमका रहा है, मुझे बनाने नहीं दे रहा है। विधायक ने वोट के डर से पटवारी पे प्रेशर डाला, एसडीएम को कहा कि यार बसने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, और आदमी ने वहां निर्माण कर दिया। कुछ सालों बाद आपदा आई, बह गई। तो ये मतलब एक पूरा इन वीडियोस जो रिकॉर्ड हुए हैं ना, वो कम से कम अगले कुछ सालों तक एक खौफ पैदा रखेंगे लोगों के दिल में कि किस तरह से प्रकृति से प्रकृति से जो छेड़छाड़ है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो प्रकृति से छेड़छाड़ खतरनाक हो सकती है, ये वीडियोस लोगों को जहन में रहेंगे। पंकज कुशवाल बता रहे हैं उत्तरकाशी से। तो और वो ये भी कह रहे हैं कि हर आपदा को अलग तरह से देखना चाहिए, आपदाएं एक ही हैं, मतलब डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो धराली के सबक हैं वो सबक बनेंगे, ऐसा पंकज बता रहे हैं। हालांकि केदारनाथ भी एक सबक था, तब भी जी, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, चेतावनी तंत्र सब विकसित कुछ करने है। की बात हुई थी। परियोजनाओं, जो विद्युत परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं, उन पे उनको चिन्हित करके उन पे लगाम लगाने की बात हुई थी, लेकिन लोगों की और सरकार की मेमोरी बड़ी कमजोर है। लोगों की तो और 12 सरकार की साल मेमोरी बड़ी कमजोर है। जी जी, जी, तो लोगों की या सरकार की मेमोरी जो है 12 साल में ही कहां से कहां पहुंच गई है। जी, जी, जैसे केदारनाथ में हुआ वैसे धराली में हुआ। पंकज बता रहे हैं कि जी। हर आपदा को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। तो पंकज कुशवाल, रैथल से आप हमसे जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद इतना डिटेल सब शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज कुशवाल, धन्यवाद धन्यवाद, आपका। धन्यवाद।